हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूँ रूपेश यादव और ग्रुप डी स्पेशल सीरीज़ का यह आपका छठा क्लास है। आज जो टॉपिक हम लोग इस सीरीज में देखेंगे वो है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से वर्ष 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, हम बारी बारी से आज उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमें बताना है कि यदि यह जो एक संख्या है वह 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे हमसे यह पूछा गया है कि जो संख्या दिया गया है अगर वह 11 से विभाज्य हो तो हमें बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें 11 से डिविजिबिलिटी का नियम जानना पड़ेगा कि कोई भी संख्या 11 से कब कटता है। जैसे एक संख्या हम यहाँ पे लेते हैं 1331 और इसको चेक करते हैं कि यह 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कैसे चेक करेंगे? तो तरीका यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या फिर 11 का गुना जाए तो वह संख्या 11 से निश्चित रूप से कटेगा। पुनः सुनिएगा, यदि किसी संख्या के अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर, तो अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से कटेगी। जैसे 1331 है तो इसका अल्टरनेट अंक देखिए, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो 1 का अल्टरनेट क्या होगा? 3 होगा, है ना। इस अंक का अल्टरनेट अंक तो यही होगा ना। अल्टरनेट का मतलब एक अंक छोड़कर, तो बीच वाला अंक छोड़ दिए। अब आगे चलिए, इसका अल्टरनेट तो आगे संख्या तो है नहीं, मतलब पहला जो अल्टरनेट है उसका योग 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए, पहला जो अल्टरनेट आया उसको हम लोग जोड़ लिए, जो भी अल्टरनेट में संख्या आया उसको जोड़ लिए। अब आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि कुछ और भी संख्या है जो अल्टरनेट में है, वो आपका सेकेंड अल्टरनेट होगा। तो जो बचा संख्या है उसको एक साथ जोड़िए, तो 3 और 1 यह कितना हो जाएगा? 4। यह आपका सेकेंड अल्टरनेट होगा। देख लीजिए, 3 से चलेंगे 1 के पास, तो 3 और 1 4। अब इस दोनों का आपको डिफरेंस चेक करना है। इस दोनों का अंतर अगर 0 का आ गया या फिर 11 का कोई भी गुणज आ गया, मतलब 11 से कटने वाली कोई संख्या आ गया, तो वह संख्या 11 से जरूर कटेगा। तो अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर यहाँ 0 आया है, मतलब यह संख्या आपका 11 से कट जाएगा। उसी तरह से किसी भी संख्या को लेकर के हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या हम ले लिए 8 9 7 6 5 4। अब इसको हमें चेक करना है कि यह संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे। तो 8 से चलिए, तो 8 के अल्टरनेट में 7 होगा, फिर 5 होगा, आगे इसका अल्टरनेट नहीं है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़िए, 8 7 15 और 5 20। इसका पहले अल्टरनेट का योग कितना हो गया? 20 हो गया। अब जो बच गया होगा वह भी तो आपका अल्टरनेट में होगा, तो वह आपका कहलाएगा सेकेंड अल्टरनेट। तो जो बच गया उसको जोड़िए, तो 9 9 6 15 और 4 19। जो बच गया है उसका योग 19 आया। अब इस दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना का आ गया? 1 का आया, मतलब यह संख्या आपका 11 से नहीं कटेगा। 11 से तभी कटता जब अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 या फिर 11 का गुणज आ जाता। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 होता, तब क्या होता? तो पहले अल्टरनेट का योग 8 7 15 और 5 कितना? 20। जो बच गया वह भी अल्टरनेट में है, उसका योग निकालिए, 9 6 15 5 20। दोनों अल्टरनेट अंकों का योग 20 आया, इसका डिफरेंस 0 का आया, मतलब यह संख्या 11 से कट जाएगा। आप इसको 11 से काट के देख सकते हैं। तो 11 वाला जो है ना, वह अक्सर ही एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इतना डिटेल में हमने इसको समझाया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यह जो संख्या है 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य होने का मतलब है कि इसके अल्टरनेट अंकों के योगफल का जो अंतर होगा वह निश्चित रूप से या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो पहले अल्टरनेट को जोड़िए, x + 4 + 1 यानी x + 5। पहले अल्टरनेट का योग तो यही होगा, x प्लस कितना? x + 5 हो जाएगा, है ना। x + 4 + 1। जो बच गया है वह भी अल्टरनेट में होगा, तो बचा है 4 और 6, तो इसका योग कितना हो गया? 10। अब देखिए, दोनों अल्टरनेट का अंतर कितना का आना चाहिए? अंतर या तो 0 का आ जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, तो यह संख्या आपका 11 से कट जाएगा। अब सिंपल सा आपको एक चीज़ सोचना है कि x के स्थान पर हम ऐसा कौन सा संख्या रखें कि इसका अंतर या तो 0 का आ जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए। तो अगर x के जगह 5 आप लेते हैं, देख लीजिए, x के जगह अगर आप 5 लेते हैं तो 5 और 5 10, 10 और 10 में अंतर कितना का आ जाएगा? 0 का आ जाएगा। मीन्स कि x का वैल्यू आपका क्या होगा? 5। x के स्थान पर अगर आप 5 रखते हैं तो यह संख्या आपका 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। हमें यही बताना था कि यह संख्या 11 से विभाज्य है, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू निश्चित रूप से कितना हो जाएगा? 5। आगे चलिए,
अगला क्वेश्चन है कि पहला 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए अगर हम बात करें 50 तक में, तो 50 तक में ना कुल मिला के 15 अभाज्य संख्या होता है। इन सभी जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 तक में कुल मिला के 15 अभाज्य संख्या होता है। अगर हम बात करें 100 तक में, तो 100 तक में कुल मिला के 25 अभाज्य संख्या होता है। अगर हम बात करें 200 तक में, तो 200 तक में कुल मिला के 46 अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 200 तक का, तो 200 तक में कुल मिला के 46 अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से न कटे। तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से हो जाता है? 2 से। पहला अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है। जो भी संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। इस पूरे अभाज्य संख्या के लिस्ट में 2 ही एकमात्र अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है ना, सब का सब आपका विषम प्राकृत संख्या है। 1 से शुरू होने वाली सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो अगर हम बात करें अभाज्य संख्या का, तो पूरे अभाज्य संख्या के लिस्ट में एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, बाकी सबका सब क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आंसर हमारा 15 होगा। 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आंसर हमारा 25 होगा। 200 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 46। यहाँ बोला है 200 तक में विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 200 तक में तो कुल 46 अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें से एकमात्र अभाज्य संख्या ऐसा है जो कि सम है। वह कौन है? 2। पहला ही अभाज्य संख्या ऐसा है जो कि सम है। तो हमें बताना है कि विषम प्राकृत संख्याओं में से अभाज्य संख्या कितनी है। तो बाकी सब तो विषम ही है, एकमात्र सम कौन है? 2 है। तो कुल 200 तक में 46 अभाज्य संख्या है, इसमें से एकमात्र ऐसा है जो सम है, उसको हटा लीजिए। तो बाकी का जो भी अभाज्य संख्या है वह सब का सब क्या होगा? विषम होगा। तो 200 तक में विषम प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका? कुल मिला के 45। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 45 होगा। क्वेश्चन के भाषा को आप समझिएगा, नहीं तो छोटे छोटे क्वेश्चन में आप एरर करके आ जाइएगा। और देखिए एग्जामिनर का हमेशा उद्देश्य होता है कि छोटे क्वेश्चन में स्टूडेंट को फंसाना। इससे उसको 2 लाभ मिलता है। पहला कि जो आपको आंसर आना, जहाँ पे आपको एक नंबर आना चाहिए, जिस क्वेश्चन का मार्क्स आपको मिलना चाहिए वह आपको नहीं मिलेगा। साथ में जो आप क्वेश्चन सही किए होंगे वहाँ से मार्क्स आपका कट जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है ना। ध्यान से एक चीज़ और समझिएगा, अगर पूछा जाता कि 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आंसर हमारा 15 होता। लेकिन अगर क्वेश्चन को ऐसे ही बोल दिया गया होता कि विषम प्राकृत संख्याओं में 50 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या, तो 15 अभाज्य संख्या है, इसमें से एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। बाकी का सब क्या है? बाकी का सब तो आपका विषम ही है। तो 50 तक में कुल 14 ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि विषम है। एकमात्र 2 है जो कि सम है, तो केवल उसे हमें क्या करना पड़ेगा? हटा लेना पड़ेगा। तो भाषा के हिसाब से आप लोग अपना काम कर लीजिएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है 50 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो 100 तक में 25, 50 तक में 15, माइनस कर लीजिएगा, यानी 50 से ऊपर 100 तक में कुल मिला के 10 अभाज्य संख्या हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोला है निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य संख्या है? वही जोड़ा सह अभाज्य संख्या होगा जो दोनों 1 से कटेगा। जैसे देखिए 8 और अगर हम 12 की बात करें, तो क्या यह दोनों 1 से कटेगा? नहीं सर, यह दोनों तो आपका 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो यह दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं तभी कहलाती हैं जब वह दोनों केवल 1 से कटे, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि अगर दोनों संख्याओं का मौसा यानी HCF 1 होगा तो वह दोनों परस्पर सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो हमें ऐसी संख्या खोजना है जो दोनों केवल 1 से कटे। तो इस दोनों को देख लीजिए, यह दोनों 2 से कटेगा, क्योंकि यह भी सम संख्या है, यह भी सम संख्या है, 2 से कटेगा। बाकी किसी भी संख्या से कटे ना कटे वो हम नहीं चेक करेंगे। यह दोनों 2 से कट गया, तो केवल 1 से कटेगा, वही सह अभाज्य संख्या होगा। तो यह तो सह अभाज्य संख्या होगा नहीं। अच्छा, इसको चेक करिए, इसको चेक करिए, यह संख्या 114 है और 213 है। क्या यह सह अभाज्य संख्या होगा? 114 और 213, गौर से देखिएगा जरा सा इसको, तो पता चलेगा कि इसके अंकों का योग देखिए 4 1 5 1 6, 3 से कट जाएगा। इसके अंकों का योग देखिए 3 1 4 2 6, दोनों के अंकों का योग 6 है, यानी कि यह दोनों 3 से कट जाएगा।
तो यह दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। सहअभाज्य संख्या हम उसी को बोलेंगे जो दोनों केवल 1 से कटे। उसी तरह से इसको देखिए, यह दोनों 5 से कट जाएगा, क्योंकि जिसके भी अंतिम में 5 होता है वह 5 से कटता है, जिसके अंतिम में 0 होता है वह भी 5 से कटता है। तो यह भी 5 से आपका कट जाएगा। बाकी की और भी किसी संख्या से कट सकता है, लेकिन 5 से कट रहा है तो यह आपका सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि सहअभाज्य संख्या उसी को बोलेंगे जो दोनों केवल 1 से कटेगा। तो 3 ऑप्शन को हम लोग हटा चुके हैं, तो जो चौथा ऑप्शन बचा है वही हमारा आंसर होगा। यह दोनों केवल 1 से कटेगा, दोनों कटना चाहिए, ठीक है। तो यह दोनों केवल 1 से कटेगा। यह दोनों 5 से कट रहा है तो सहअभाज्य नहीं होगा। यह दोनों 2, 3 से कट रहा है तो सहअभाज्य नहीं होगा। सहअभाज्य संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो दोनों केवल 1 से कटे। आगे देखिए, बोला निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। देखिए, अभाज्य संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे, भाज्य संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा भी किसी से कट जाए। तो यहाँ पे भाज्य संख्या 729 देख के भी पता चल रहा है, 9 का क्यूब 729 होता है, मतलब यह 9 से कट जाएगा। तो यह 9 से कट गया, तब तो यह आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। अभी जस्ट देखे हैं 100 प्राकृत संख्याओं में कुल मिला के 25 अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर पूछा जाता कि 100 प्राकृत संख्याओं में वैसे कितनी अभाज्य संख्याएं जो केवल विषम है, तो हमारा आंसर 1 कम हो जाता, 2 को माइनस कर लेते हैं हम लोग। अगला देखिए, बोला निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि 13/5 में हम क्या जोड़े। तो हमें नहीं पता है कि क्या जोड़े, तो हम मान लेते हैं कि माना कि 13/5 में हम x जोड़े, ताकि परिणाम कितना आना चाहिए, परिणाम आपका 1 आ जाना चाहिए। हमें बताना इस क्वेश्चन में कि 13/5 में हम क्या जोड़े कि इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। तो नहीं पता है कि क्या जोड़े, तो हम मान लिए कि x जोड़े। अब x का मान देखिए कैसे निकालेंगे, x बराबर के दाईं ओर पहले से 1 है, बाईं ओर वाले संख्या को उस तरफ ले जाइए, तो इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -13/5 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन आप करिए, 5 में से 13 माइनस करिएगा, -8/5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13/5 में आप क्या जोड़िएगा, 13/5 में -8/5 जोड़िएगा, तो यह आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, -8/5 किसी ऑप्शन में है क्या। अब देखिए, -8/5 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन को थोड़ा हम छोटा करेंगे। इस दोनों को देखिए, यह दोनों कटेगा 6 से कटेगा, 6 8 48 और 6 5 30, मतलब यह वास्तव में क्या है, -8/5 है। तो यही विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प ए आंसर हो जाएगा कि अगर 13/5 में -48/30 या फिर -8/5 दोनों तो एक ही वैल्यू है, जोड़ा जाएगा तो संख्या आपका 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। यहाँ पे देखिए क्या है, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। वास्तव में यह क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में आपको हम समझाएंगे। फिलहाल देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन का भिन्न का जोड़ हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि भिन्न का जोड़ करिएगा तो बहुत बड़ा संख्या बन जाएगा। एक खास पैटर्न पर आधारित संख्या है, जैसे 6 है ना, तो 6 के लिए आप लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। प्लस आगे चलिए, 12 है तो 12 के लिए आप लिख सकते हैं 3 × 4। अब आगे यही पैटर्न फॉलो करेगा, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, ठीक है। 20 है तो 20 के लिए क्या लिखेंगे हम, 4 × 5 लिखेंगे। चलिए आखिरी वाले के लिए हम लिख लेते हैं, आखिरी वाला क्या है 56, तो इसके लिए 7 × 8 लिखेंगे। देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। तो गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि सभी संख्या एक खास पैटर्न को फॉलो किया है, 2 3 3 4 4 5 7 8। अब इस तरह की संख्या में जब भी हमें योग करना होता है ना, तो केवल 2 संख्या लीजिए। एक पहला तो 1/2, ऊपर में 1 ही लेना है, नीचे में जो है वही 1/2, और एक आखिरी, तो आखिरी क्या है आपका 1/8। इस तरह का जब भी संख्या आपको मिलेगा तो बीच का जो भी पार्ट होता है ना, सब आपस में कट जाता है। तो एक शुरू वाला बचेगा यानी 1/2, और एक लास्ट वाला यानी कि 1/8, और इसके बीच में हमेशा चिन्ह क्या रहता है, माइनस का रहता है। देखिए इसके पीछे कारण यह है ना कि यहाँ पे आपने क्या लिखा है 1/2 × 3। तो जब भी इस तरीके से संख्या होता है ना कि नीचे वाला दोनों का डिफरेंस, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में हो, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, इतना लिखा जा सकता है। इसका कैलकुलेशन करिए, इसके बराबर हो जाएगा। यह भी 1/6 है, इसका भी कैलकुलेशन करिएगा, 1/6 हो जाएगा। उसी तरह से 1 क्या लिखा गया है 3 × 4, तो जहाँ 1/3 × 4 है ना,
उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4 इस तरीके से लिखेंगे। तो अब सोचिए कि इसके लिए हम लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5 इस तरीके से लिखेंगे तो बीच वाला सब कट जाएगा। 1/3 माइनस में, यहाँ 1/3 प्लस में, यहाँ 1/4 माइनस में, यहाँ 1/4 प्लस में, बीच वाला सब पार्ट कट जाता है। केवल शुरू वाला यानी 1/2 और एक लास्ट वाला 1/8 यही दोनों बचता है। और पूरे डिटेल में सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ा चुके हैं, है ना, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देंगे। इसके अलावा इसके पीछे जो भी इस सीरीज का क्लास हुआ है उन सभी का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देंगे, जहां से उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। अब केवल इसका कैलकुलेशन आप करिए। 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 हो जाएगा। 2 चौके 8 तो 4 होगा, 8 एकम 8 तो 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3/8 यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आगे यह टॉपिक आना ही है तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में इसको समझ लेंगे। फिलहाल देखिए क्या करना है आपको, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमेशा 2 भागों में तोड़ना है इसको, 2 गुना 3, ठीक है। यहाँ पे 7 गुना क्या करना है 8। अब केवल एक शुरू वाला मतलब 1/2 और एक लास्ट वाला 1/8 इसके बीच में चिन्ह माइनस, बस इतना ही कैलकुलेशन आपको करना होगा यहाँ पे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है कि सालनी, तनवीर और रशीद ने एक केक को साझा किया। 3 व्यक्ति मिलकर एक केक को बांटा है। सालनी के पास इसका 1/6, कुल केक का 1/6 भाग सालनी के पास है, और तनवीर के पास 1/4, और तनवीर के पास कितना है 1/4, कुल केक का 1/4। बोला है रशीद के पास कितना है, तो 3 व्यक्ति मिलकर बांटा है, जिसमें से 2 व्यक्ति का हिस्सा हमें पता है, तो दोनों मिला के जितना भाग लिया होगा उसका जो शेष बचेगा वही तीसरा लिया होगा। तो 6 और 4 को जोड़िए, 1/6 और 1/4 को जोड़िए, 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 दूना 12, तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 4 तिया 12, तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3, यानी कि 5/12 भाग तो पहला दोनों व्यक्ति ले लिया। पहला दोनों व्यक्ति कौन कौन है, सालनी और तनवीर है, तो सालनी और तनवीर मिलकर 5/12 भाग ले लिया। तो अब शेष कितना बचा, अब शेष कैसे निकालते हैं, देखिए शेष निकालने का तरीका है ना कि आप नीचे वाले को ना ऊपर वाले में से घटा लीजिए। तो 12 में से 5 माइनस करिए 7, और नीचे में सेम रहेगा, यानी कि शेष बचेगा 7/12। 5/12 भाग सालिनी और तनवीर ले लिया, तो अब शेष क्या बचा 7/12। यही किसको मिला होगा, यही रशीद को मिला होगा। तो हम लोगों से पूछा गया था कि रशीद के केक का अंश क्या होगा, 7/12 भाग। दोनों को लेने के बाद जो शेष बचेगा वही शेष कैसे निकालते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटा के ऊपर, नीचे में सेम रहेगा। अगला देखिए, बोला क्या है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इस वाले संख्या में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो आप बताइए कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 6 बार 9 होगा, यही तो होगा, 1 2 3 4 5 6 यही तो होगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 6 बार 9 होगा। तो इतना हमें उस संख्या को बना देना है। तो तरीका यह कहता है कि इसमें से उसको घटा लीजिए, या फिर दूसरा देख लीजिए हम लोग कैसे करते हैं। हमें इसे बनाना है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सभी संख्या को 9 बनाइए। तो 2 को 9 बनाने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा, 4 को 9 बनाने के लिए 5, 6 को 9 बनाने के लिए 3, 5 को 9 बनाने के लिए 4, 3 को 9 बनाने के लिए 6 और 1 को 9 बनाने के लिए 8। यही तो जोड़ना पड़ेगा ना, यानी 8 6 4 3 5 7, 8 6 4 3 8 6 4 3 5 7, यानी हमें विकल्प सी जोड़ना पड़ेगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बना देना है, यानी 6 बार 9 हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आइए, बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 49 से वही कटेगा जो पहले 7 से कटे। 49 का गुणनखंड तो 7 है ना, तो 49 का तो पहरा हमें आता नहीं है, तो पहले हम किससे चेक करेंगे, 7 से। अगर कोई संख्या 7 से कट रहा होगा फिर उसको हम चेक करेंगे कि वो 49 से कटेगा कि नहीं, क्योंकि 49 से कटने के लिए संख्या को पहले 7 से कटना ही होगा। तो देखते हैं कि 7 से कौन संख्या कटता है, इसको चेक करिए। 7 एकम 7 2, 29, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 7 से यह नहीं कटेगा। इसको चेक करिए, 7 एकम 7 2 बचा, 7 चौके 28 1 बचा, 19 7 दूना 14 5 बचा, 7 के पहाड़ा में 54 नहीं है। 7 से भाग करिए 2, 7 एकम 7 2 बचेगा, 29 7 चौके 28 1 19 7 दूना 14 5 58, 7 के पहाड़ा में 58 नहीं है। तो 3 विकल्प आप हटा दिए, तो चौथा तो आपका आंसर हो ही जाएगा। रिड्यूसिंग मेथड से बनाया, 3 जो गलत है उसको हटा दिए, चौथा आपका आंसर हो जाएगा। इसको काट के देख सकते हैं, 7 एकम 7 2, 7 चौके 28 1, 7 दूना 14 5, 7 8 56, यह 7 से कट गया। मान लीजिए कि 2 विकल्प 7 से कट गया होता, फिर उसको हम लोग क्या करते, 49 से काटते, दोनों में से जो 49 से कट जाता वही हमारा आंसर हो जाता। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में,
निम्न में से कौन सी संख्या 9 के द्वारा विभाज्य है? 9 से वही संख्या कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कटे। तो अंकों को जोड़िए, 5 और 6, 11, 1, 12, 1, 13, 2, 15। क्या 15 9 से कटेगा? नहीं, तो यह संख्या 9 से नहीं कटेगा। इसके अंकों को जोड़िए, 8, 9, 17, 4, 21, 4, 25, 5, 30। क्या 30 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो यह भी 9 से नहीं कटेगा। इसके अंकों को जोड़िए, 4, 9, 13, 6, 18, 5, 23 और 3, 26। 13, 13, 6, 19, 5, 24, 3, 27। 4, 9, 13, 13, 6, 19, 19, 5, 24, 3, 27। इसके अंकों का योग 27 आया, जो कि 9 से कटता है, मतलब यह संख्या 9 से कट जाएगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया अभी कि 9 से वही संख्या कटेगा जिसके अंकों का योग 9 से कटता हो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है? 4 से वही संख्या कटता है जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटे। तो इसके अंतिम 2 अंक को चेक करिए, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नामा 36। इसका अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, मतलब यह संख्या 4 से कट जाएगा। इसके लास्ट के 2 अंक को देखिए, 4 एकम 4, 2, 26, 4 से नहीं कटेगा। अंतिम 2 अंक को देखिए, 4 दूना 8, 10, 4 से नहीं कटेगा। अंतिम 2 अंक को देखिए, 4 एकम 4, 1, 14, 4 से नहीं कटेगा। 4 से वही संख्या कटता है जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटे। 8 से वही कटेगा जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कटे। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेष 9 और 164 को विभाजित करने पर शेष 20 देता है? देखिए, 105 में भाग करने पर शेष कितना देता है? 105 में जब भाग करते हैं तो शेष 9 आता है। तो 105 में भाग करने पर शेष 9 आता है, इसका मतलब 105 माइनस 9 96 पूरा पूरा कटता होगा। और 164 में भाग करने पर ना, उस बड़ी से बड़ी संख्या से 164 में भाग करने पर शेष 20 आता है। तो 164 में भाग करने पर शेष 20 आता है, इसका मतलब कि 144 पूरा पूरा करता होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या बोला है? बोला है कि निम्न में से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? एक बड़ा से बड़ा संख्या आपको खोजना है ऑप्शन में से, जिस संख्या को से 105 में भाग करने पर शेष 9 आता है। तो 105 में भाग करेंगे तो शेष 9 आएगा, मतलब वह संख्या 96 को पूरा पूरा काटेगा। और 164 को भाग करने पर शेष 20 देता है, यानी कि वह संख्या 144 को पूरा पूरा काटेगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन यह हो गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 96 और 144 दोनों को पूरा पूरा काटे। तो सबसे बड़ा ऑप्शन उठाइए, सबसे बड़ा ऑप्शन 96 है। क्या 96 दोनों को काटेगा? 96 इसको काटेगा, लेकिन 96 का 2 गुना आपका 144 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब विकल्प डी आंसर नहीं होगा। इसके बाद सबसे बड़ा विकल्प कौन है? 48। तो 48 96 को काटेगा। और क्या 48 124 को काटेगा? तो देख लेते हैं 144 को, 48 144 को काट के देखिए, 16 तिया 48 और 16 नमा 144, 3 तिया 9 काटेगा, यानी हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। वह बड़ा से बड़ा ऑप्शन विकल्प बी है, जो कि इस दोनों को काटेगा। तो इसी विकल्प से इसमें भाग करके देख लीजिए, शेष आपका 9 बच जाएगा। जो शेष बच रहा है उसको हटा देंगे तो बाकी का जो संख्या होगा वह तो आपका कट जाएगा 9 से। अगला देखिए, बोला है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को विभाजित करता है? इसका मतलब 258 में भाग करने पर शेष 2 बचता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिससे 258 में भाग करें तो शेष कितना बचता है? 2 बचता है। तो 258 में भाग करने पर शेष 2 बचे, इसका मतलब 256 उससे पूरा पूरा कटता होगा। और 323 में भाग करने पर शेष कितना बचता है? 3 बचता है, इसका मतलब 320 जो है ना वह पूरा पूरा कटता होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या है? बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 2 और 3 शेष रखकर इसको काटता है, मतलब इस दोनों को विभाजित करता है। तो इसमें भाग करने पर शेष 2 बचता है, मतलब 256 करता होगा। और 323 को भाग करने पर शेष 3 बचता है, मतलब 320 पूरा पूरा करता होगा। तो अब हमें वह बड़ा से बड़ा संख्या चुनना है, ऑप्शन चुनना है जो 256 को काटे और 320 को काटे। तो सबसे बड़ा ऑप्शन 132 है। क्या 132 काटेगा 256 को? नहीं, 132 दूना 264 नहीं काटेगा। अब सबसे बड़ा विकल्प 64 है। 64 काटेगा 256 को, 64 चौके 256, 60 चौके 240, 4 चौके 16, 256, 64 पंचे 320, क्योंकि 60 पंचे 300, 4 पंचे 20। तो 64 इस दोनों को काटेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 64 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य है? अब 6 को ध्यान से समझिएगा, 6 से वही कटता है। 6 का डायरेक्ट कोई नियम नहीं है, इसलिए 2 भागों में इसको बांटते हैं। 6 से वही कटेगा जो 2 और 3 से कटेगा। उसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि 24 से कौन सी संख्या कटेगी? तो 24 से वही संख्या कटेगा जो 3 और 8 दोनों से कटे। ठीक है, लेकिन हमें क्या चेक करना है? हमें इस बार चेक करना है 6 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। जो दोनों से कटेगा वही 6 से कटेगा।
अगर कोई संख्या 2 से कटता हो लेकिन 3 से नहीं कटता हो तो फिर वह 6 से नहीं कटेगा। 3 से कटता हो 2 से नहीं कटता हो फिर भी वह 6 से नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए उसे 2 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा। तो सभी ऑप्शन को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि 2 से कटने वाला तो सभी ऑप्शन है, केवल यह ऑप्शन ऐसा है जो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम में 3 है, विषम संख्या है। विषम संख्या कभी भी आपका सम संख्या से नहीं कटता है। तो विकल्प बी एक रिड्यूस हुआ, बाकी सब 2 से कटने वाला है। अब जो भी 3 से कटेगा वह 6 से कट जाएगा। तो 3 से कटने का नियम वही है, जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा वह 3 से कटेगा। इसको जोड़िए, 1 और 2 3, 3 6, 6 7 13, 6 7 हाँ 13, 13 8 21, यह आपका 3 से कट रहा है। और अंतिम में सम संख्या है तो 2 से भी कट रहा है, मतलब यह 3 और 2 दोनों से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इसको चेक करिए, 1 2 3, 3 6, 6 7 13, यह आपका 3 से नहीं कटेगा। इसको चेक करिए, 1 और 2 3, 3 6, 6 8 14, 14 8 22, अंकों का योग 22 आया, यानी कि यह आपका 3 से नहीं कटेगा। 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कटेगा। जब तक 2 और 3 दोनों से नहीं कटेगा तब तक यह 6 से आपका नहीं कटेगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे बोला गया है कि यह जो एक संख्या है के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित x को चुने, यानी x का मान क्या होगा जिससे यह संख्या x से विभाजित हो। तो देखिए यह वाला संख्या x से विभाजित 6 से विभाजित कब होगा, जब 2 और 3 दोनों से कटे। तो अंतिम में सम संख्या है तो 2 से तो कटेगा ही। हमें सोचना है कि x के जगह हम क्या रखें कि यह 3 से कटेगा। तो बाकी अंकों को जोड़िए, 9 8 17, 17 7 कितना 24, 24 5 29 और 29 और 4 33, अंकों का योग 33 आया। अब 33 में हम क्या जोड़े कि 3 से कटे, तो 33 में 2 जोड़ेंगे 35, 3 से नहीं कटेगा। 33 में 5 जोड़ेंगे 38, 3 से नहीं कटेगा। 33 में 3 जोड़ेंगे 36, 36 3 से कट रहा है मतलब 3 से कट जाएगा। तो x का मान अगर 3 लेते हैं, x के जगह 3 लेते हैं तो इसके अंकों का योग जो है ना वो आपका 3 से कट जाएगा, और जिसके भी अंकों का योग 3 से कटेगा वही तो आपका 6 से भी कटेगा ना, क्योंकि जो 3 से कटेगा वही 6 से कटेगा। अंतिम में सम है तब तो यह 2 से कटेगा ही, केवल हमें 3 से काटना था। तो 3 से काटने के लिए x के जगह हमें क्या लेना पड़ा, 3 लेना पड़ा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला है 12 19 26 30 में 10वीं संख्या क्या होगी। बहुत अच्छी तरह से हम एपीजीपी इसी सीरीज में पढ़ाए हैं पहले वीडियो के रूप में। हमें 10वां संख्या बताना है। तो पहला संख्या क्या है 12, a प्लस n-1, तो 10वां संख्या निकालना है। तो 10 - 1 यानी कि 9 इंटू डिफरेंस कितना का 12 19 7 का 19 26 7 का 7। क्या फॉर्मूला हम बताए थे, tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a के जगह पहला पद, n के जगह जितने पदों का मान पूछे, d के जगह डिफरेंस। तो a के जगह 12 लिखे हैं देख लीजिए, इंटू n-1, तो 10वां पद निकालना है तो n के जगह 10, 10 - 1 9 होगा, इंटू d के जगह डिफरेंस। 9 7 63 और 12 कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, यानी इस सीरीज का 10वां पद आपका 75 हो जाएगा। एपीजीपी में बहुत ही डिटेल में इसको हम पढ़ाए थे। आगे चलिए, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ जो परिमेय संख्या दिया गया है को आरोही क्रम में सजाया जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखा जाएगा। मतलब हमें यह बताना है कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि आरोही क्रम में जब संख्या को सजाते हैं तो छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो आइए इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे पहला वैल्यू देखिए क्या है आपका 4/9 है। तो माइनस कभी आपका ऊपर नहीं रहता है, तो सभी के माइनस को तो ऊपर ले जाइए, जहाँ भी माइनस आपका कहाँ पे है नीचे उसको ऊपर ले जाइए। तो -4/9 इसके लिए लिखेंगे पहला। दूसरा देख लीजिए -7/18 है, अच्छी बात है। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा आपका 5/-6 है, तो इसको -5/6 रखिए, माइनस का चिन्ह कभी नीचे नहीं रहेगा, उसको ऊपर ले जाइए। और अगला -2/3 है। हमें क्या चुनना है, हमें चुनना है सबसे पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब देखिए प्रत्येक के बट्टा में कितना है, किसी के बट्टा में 9 है, 18 है, यानी प्रत्येक के बट्टा वाले वैल्यू को हम बराबर कर सकते हैं। तो कर लीजिए, देखिए 18 बना सकते हैं ना सभी के बट्टा वाले वैल्यू को, तो बना लीजिए 9 दूना 18। अब नीचे 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से गुना, इससे मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 4/9 का जो वैल्यू होगा वही 8/18 का होगा। अब देखिए नीचे वाले वैल्यू को 18 करिए, 6 3 18, इसके लिए ऊपर में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। जो वैल्यू 5/6 का होगा वही 15/18 का होगा। नीचे वाले वैल्यू को 18 बनाना है तो नीचे में 6 से गुना, ऊपर में
भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से 6 3 18, 6 दूना 12, 12/18 का जो वैल्यू होगा वही 2/3 का होगा। मतलब ऊपर नीचे गुना किए हैं तो इससे मान में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन लाभ क्या मिला कि प्रत्येक का बट्टा वाला वैल्यू बराबर हो गया। तो जब प्रत्येक का बट्टा वाला बराबर हो गया तो जिसका ऊपर में बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या है 8 है, यहाँ ऊपर में क्या है 7 है, यहाँ ऊपर में क्या है -15 है, यहाँ ऊपर में क्या है -12 है। हमें क्या चुनना है, हमें चुनना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, क्योंकि आरोही क्रम में सजाने पर सबसे पहले कौन आएगा। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या हमें खोजना है। तो 8 है, 7 है, 15 है, 12 है, तो सबसे छोटी संख्या तो 7/18 था, लेकिन ध्यान रखिए सबसे छोटी संख्या यही होगा -7/18, लेकिन माइनस में जो वैल्यू छोटा होता है ना वही बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा होता है वही छोटा हो जाता है। जैसे ही माइनस चिन्ह लगाएं, जैसे आपसे पूछा जाए -8 और -15 में छोटा कौन है, तो -15 छोटा है, 8 बड़ा है इससे, लेकिन 8 और 15 में छोटा कौन है, तो 8 और 15 में 8 छोटा है, लेकिन -8 और -15 में कौन छोटा है, -15। तो वैसे तो सबसे छोटा कौन था इसमें, देख लीजिए सबसे छोटा यह वाला था, लेकिन माइनस होने के कारण जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो यह 8 है या 7 है या 15 है या 12 है, यही जो वैल्यू है यह सबसे छोटा हो जाएगा, -5/6, -5/6 यानी कि 5/-6 जिसके साथ है वही। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा ना। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सबके बट्टा वाले वैल्यू को हम बराबर किए, तो बट्टा वाले वैल्यू को बराबर किए तो उस केस में क्या आया कि ऊपर से हम पकड़ लेंगे, ऊपर में जिसका वैल्यू बड़ा होगा वही बड़ा होगा, क्योंकि नीचे वाला तो सबका बराबर हो गया। तो 8 है, 7 है, 15 है, 12 है, सबसे बड़ा इसी को होना चाहिए था और सबसे छोटा इसको होना चाहिए था, लेकिन माइनस चिन्ह लगने के कारण जो छोटा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा और जो सबसे बड़ा होगा वही छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा यही है, यही सबसे छोटा हो जाएगा, -5/6, यानी इसके लिए लिखे ना इसको, तो हमारा आंसर 5/-6 हो जाएगा। यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। आगे बढ़िए, इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन। इसके बाकी नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन अभी बाकी है, साथ में अलजेब्रा का भी क्वेश्चन अभी बाकी है, उन सभी को लेकर के हम अगले क्लास में उपस्थित होते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें, और साथ में अपना बहुमूल्य कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है ना वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो कमेंट करते रहें, साथ में लाइक और शेयर भी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।